नमस्कार साथियों। वेलकम, स्वागत है एक बार फिर से। स्पोर्ट्स एंड योगा की जो कक्षा हमने शुरू की थी उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। और आज हम कोशिश करेंगे कि इस क्लास में ये पूरा का पूरा टॉपिक आपका क्लियर हो जाए ताकि 20 नंबर के प्रश्नों के आप आसानी से जवाब दे पाए। ये जो नोट्स हैं ये भी आपको अवेलेबल है आर एस जंक्शन एप्लीकेशन पर, तो उसका लिंक भी मैंने दिया हुआ है। चलिए तो शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों पहले राष्ट्रीय खेलों की बात करते हैं। राष्ट्रीय खेलों की बात करें तो कुछ उद्देश्य होते हैं जिनके लिए दिए जाते हैं। विशेषकर हमारी जो नीति है, खेल नीति, उसमें बताए गए जो प्रोत्साहन हमको देना है खिलाड़ियों को या खिलाड़ियों को उत्कृष्टता की ओर बढ़ाने के लिए, क्योंकि आप हमेशा जानते हो कि अभिप्रेरणा में इंसेंटिव्स का बहुत बड़ा योगदान होता है। अगर आप कोई पुरस्कार देते हैं तो खिलाड़ियों को एक मोटिवेशन मिलता है। ये पुरस्कार आर्थिक मदद भी करते हैं और इसके साथ साथ उनको प्रतिष्ठा भी प्रदान करते हैं। ये सारी चीजें जो है खिलाड़ियों को प्रमोट करती है कि वे बेहतर प्रदर्शन करें। इसीलिए ये अवार्ड्स दिए जाते हैं। अब ये अवार्ड्स किनको दिए जाएंगे इसका निर्धारण करती है एक चयन समिति। और ये जो चयन समिति है, इस चयन समिति की अध्यक्षता कौन करते हैं? या तो कोई पूर्व न्यायाधीश अथवा खेल सचिव। तो या तो कोई प्रशासक होगा या फिर कोई भी न्यायपालिका का जो पूर्व न्यायाधीश है वो इनको देखता है, इनकी अध्यक्षता करता है। अब कौन होंगे इस टीम के अंदर? उसमें होते हैं पूर्व ओलंपिक के खिलाड़ी जिन्होंने ओलंपिक गेम्स में भाग लिया हो, प्रदर्शन किया हो। अर्जुन पुरस्कार से विजेता खिलाड़ी, द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता, ध्यानचंद पुरस्कार विजेता। बहुत से जो खेल पत्रकार हैं जो जानते हैं उन खेलों के बारे में, अद्यतन जानकारी रखते हैं और खिलाड़ियों के प्रदर्शन से वाकिफ होते हैं। और इसके अलावा जो खेलों के बारे में प्रकाशन करने वाले जो भी जितने भी हैं उन सबको मिला करके एक चयन समिति बनाई जाती है और ये चयन समिति निर्धारित करती है कि किसको अवार्ड दिया जाएगा। अब कौन कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं उस पर ध्यान दे लें। तो दोस्तों कुछ विशेष पुरस्कार हैं जिनमें सबसे पहला पुरस्कार आता है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। इस पुरस्कार को पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता था, लेकिन हाल ही में इसका नाम बदल करके मेजर ध्यानचंद कर दिया गया है। ध्यानचंद आप सभी जानते हैं हमारे हॉकी के बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी रहे हैं और उनको हॉकी का जादूगर भी कहा जाता था। और उनके जन्म दिवस 29 अगस्त को ही हमारा राष्ट्रीय खेल दिवस भी मनाया जाता है। तो 1991-92 में इन खेलों की स्थापना की गई थी। ठीक है, ये वही साल है जिस साल हमारी दूसरी खेल नीति भी आई थी। 1984 के बाद में 1992 में दूसरी खेल नीति हमारी लागू हुई थी। उसी साल ये पुरस्कारों की स्थापना हुई थी। 4 वर्षों की अवधि में, मतलब देखो हर पुरस्कार में ज्यादातर 4 सालों का देखा जाता है। खिलाड़ियों को जो दिए जाते हैं कि 4 सालों में उन्होंने कैसा प्रदर्शन किया है पिछले, उसके आधार पर जो भी उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी होते हैं उनको ये अवार्ड दिया जाता है। इसमें क्या क्या दिया जाता है? पदक दिया जाता है, प्रमाण पत्र और 25 लाख रुपए नगद, एक टाई, ब्लेजर, इस तरह की चीजें भी उनको दी जाती है। इसके साथ साथ यहाँ ध्यान देना है आपको कि 25 लाख रुपए जो दिए जा रहे हैं वो राशि भी अभी बढ़ाई गई है। पहले इसको 7.5 लाख रुपए था, लेकिन पिछले 2 वर्षों के दौरान ये 25 लाख रुपए नगद दी जा रही है। पहली बार किसको मिला? पहली बार मिला विश्वनाथन आनंद को। विश्वनाथन आनंद हमारे यहाँ पर शतरंज के बहुत ही बेहतरीन प्लेयर है, ठीक है, विश्व विजेता रहे हैं। और गीत सेठी जो बिलियर्ड्स के बहुत अच्छे खिलाड़ी थे, इन दोनों को दिया गया था पहली बार। अगर बात करें सबसे कम आयु में तो अभिनव बिंद्रा जिन्होंने निशानेबाजी में ओलंपिक्स में 2000 में जो है गोल्ड मेडल जीता था, तो उनको ये दिया गया था 18 वर्ष की आयु में। प्रथम महिला थी भारोत्तोलन की कर्णम मल्लेश्वरी, इनको 1994-95 में दिया गया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण हमारे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से जुड़े खिलाड़ी हैं। 2023 में किनको दिए गए हैं उस पर हम अभी एक साथ चर्चा करेंगे, तब आपको क्लियर हो जाएगा। अर्जुन पुरस्कार जो दूसरा पुरस्कार है ये सबसे पहले 1961 में स्थापित किया गया था। ठीक है, तो सबसे पहला अगर कोई पुरस्कार है वो 1961 में स्थापित अर्जुन पुरस्कार है। उसके बाद में द्रोणाचार्य 1985 में, फिर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 1991-92 में, और फिर मेजर ध्यानचंद अवार्ड 2002 में। अब ये दोनों में अंतर देखना है कि यहाँ खेल रत्न अवार्ड है, यहाँ पर केवल मेजर ध्यानचंद है, तो उस पर हम बात कर लेंगे। अर्जुन पुरस्कार भी 4 वर्षों की अवधि में जो खेलों में लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं, नेतृत्व क्षमता दिखाते हैं, ऐसे खिलाड़ियों को दिया जाता है। और इसमें अर्जुन की एक कांस्य प्रतिमा, प्रमाण पत्र, पोशाक और 15 लाख रुपए दिए जाते हैं। पहले यहाँ पर 5 लाख रुपए दिए जाते थे, उसको अब 15 लाख कर दिया है। पहली बार फुटबॉल ओलंपियन पीके बनर्जी जो है उनको दिया गया 1961 में। और महिला थी हॉकी खिलाड़ी अन्ना लम्सडेन, इनको 1962 में ये दिया गया था। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट है हमारा जो है वो है द्रोणाचार्य पुरस्कार। किसको देंगे? द्रोणाचार्य, गुरु द्रोणाचार्य हम सभी जानते हैं, एक बहुत अच्छे कोच थे
और इसीलिए जितने भी हमारे खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने वाले जो बेहतरीन कोच है, उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। तो 1985 में द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया था, प्रतिष्ठित अंतर सॉरी स्थापित किया गया था द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985 में। जो भी ओलंपिक में या फिर बाकी बड़े गेम्स में खिलाड़ी होते हैं जो पदक जीतते हैं, उनको तैयार करने वाले जो कोच या प्रशिक्षक है, उनको ये पुरस्कार मिलता है। क्या दिया जाएगा? 15 लाख रुपए नगद, औपचारिक पोशाक, द्रोणाचार्य की कांस्य प्रतिमा। तो कांस्य अर्थात तांबे से बनी हुई एक प्रतिमा इसमें दी जाती है। पहली बार दिया गया था कुश्ती के भालचंद्र भास्कर को, ठीक है, भालचंद्र भास्कर भागवत को। और इनके साथ में ओम प्रकाश भारद्वाज और ओम नाम्बियार, ये तीन जो है इनको सबसे पहली बार दिया गया था। प्रथम महिला थी 2002 में एथलेटिक्स की कोच रेणु कोहली, इनको सबसे पहले महिला के रूप में ये पुरस्कार दिया गया। मेजर ध्यानचंद अवार्ड जो है 2002 में शुरू किया गया था, और ये भी किन्हें दिया जाता है? जो खेलों को बढ़ावा देने और अच्छे प्रदर्शन में योगदान करते हैं, व्यक्तिगत क्षमता में, मतलब अपने स्तर पर वो क्या करते हैं, खेलों को प्रमोट करते हैं, अपने स्तर पर खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रयास करते हैं, ऐसे लोगों को दिया जाता है। इसमें ध्यानचंद की प्रतिमा, प्रमाण पत्र और औपचारिक पोशाक के साथ साथ 10 लाख रुपए दिए जाते हैं। 25 लाख, 15 लाख, 15 लाख और 10 लाख। वहां मेजर ध्यानचंद खेल रत्न है, यहाँ पर केवल मेजर ध्यानचंद अवार्ड है, ठीक है। पहली बार बॉक्सर साहूराज को और अशोक दीवान को, जबकि अर्पणा घोष महिला जो है उनको बास्केटबॉल के लिए ये दिया गया था। फिर इसके बाद में एक और जो हमारे यहाँ पर एक ट्रॉफी दी जाती है यूनिवर्सिटीज में, मौलाना अब्दुल आजाद ट्रॉफी, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ट्रॉफी। तो जो अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट में शीर्ष प्रदर्शन करने वाली यूनिवर्सिटीज होते हैं, क्योंकि देखो खेलों में यूनिवर्सिटीज खुद भी, प्रशासन अपनी तरफ से प्रयास करे, उसके लिए ये जरूरी है कि उनको भी प्रमोट किया जाए। तो एक ट्रॉफी होती है और 15 लाख रुपए नगद मिलते हैं। ये ट्रॉफी रोलिंग ट्रॉफी है, मतलब हर बार जब कोई नया विनर होता है तो उसी ट्रॉफी को अगले को दे दिया जाता है। इस तरह से ये एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी में घूमती रहती है। तो ये पहली बार मुंबई यूनिवर्सिटी को दिया गया था। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, एक नए पुरस्कार शुरू किए गए ताकि जो भी खेलों को बढ़ावा देने वाले हमारे सार्वजनिक उपक्रम हैं, संगठन हैं, निजी हो चाहे सार्वजनिक हो, उनको भी ये पुरस्कार दिया जाए ताकि वो भी अपनी तरफ से प्रयास करें। बहुत से ऐसे हमारे बड़े बड़े संस्थान हैं जो अपनी तरफ से प्रयास करते हैं कि खेलों को बढ़ावा मिले, तो उनको ये दिया जाता है। जैसे कि टाटा स्टील लिमिटेड को 2009 में दिया गया। क्यों? कई बार ये क्या करते हैं, अच्छे खिलाड़ियों को जॉब ऑफर्स करते हैं, उनको ट्रेनिंग और उनके लिए इक्विपमेंट्स की व्यवस्था उपलब्ध करवाते हैं, उनको अवसंरचनात्मक बढ़ावा देने के लिए जो स्टेडियम्स हैं उनकी व्यवस्था करके देते हैं। ये सारी जो चीजें हैं ये इनको प्रोत्साहन करती है, और इसीलिए इन लोगों को भी सरकार के द्वारा प्रोत्साहित किया जाता है। अंत में एडवेंचर के लिए भी अवार्ड दिए जाते हैं। तेंजिंग नार्वे राष्ट्रीय एडवेंचर अवार्ड, ये भी 1993-94 में शुरू किए गए, और इसके अंतर्गत जो भी साहसिक खेलों में जितने भी साहसिक खेल हैं, पैराग्लाइडिंग हो, चाहे एवरेस्ट पर चढ़ना हो, चाहे रिवर राफ्टिंग हो, इस तरह के जो भी जो गेम्स होते हैं, उनमें जो भाग लेने वाले लोग हैं उनको ये दिया जाता है। पहली बार भारत नेपाल महिलाओं का जो एवरेस्ट अभियान था उसको दिया गया, और इसमें हमारी बछेंद्री पाल थी, संतोष यादव थी और डिकी डोलमा, ये तीन लोग इसमें सम्मिलित थे। इनको पहली बार ये पुरस्कार दिया गया था। अब हम बात कर लेते हैं हमारे 2023 में ये पुरस्कार किसको दिए गए। तो अभी इस साल 2024 में तो अभी तक दिए नहीं गए, ये तो इनसे इस साल तो पूछने की कोई उम्मीद है नहीं, लेकिन जो पिछली बार का है वो पूछेंगे, क्योंकि इससे पहले 2022 में जब आपका एग्जाम था तो 2021 वाले क्वेश्चन पूछे थे। हम देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे थे। तो एक क्वेश्चन तो पूछा था, अच्छा दोनों ही अभी तक राजस्थान वाले ही पूछे गए हैं। एक तो राजस्थान में खेलों में उत्कृष्टता के लिए जो पुरस्कार दिए जाते हैं उनकी चयन समिति का पदानुक्रम पूछा गया था, 2 नंबर का। और एक बार खेलों में वशिष्ठ अवार्ड जो है उसके बारे में पूछा गया था। एक जो पूछा गया था वो था कि जो पैरालंपिक खिलाड़ी हैं उनमें से किन किन को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया है, ये पूछा गया था, ठीक है, 2021 में। तो 2021 में जो सम्मानित हुए थे, तो 2022 में एग्जाम था तो पिछला 21 ही पड़ेगा। 21 में जो भी अवार्ड दिए गए थे उन पर इन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया था। तो अभी हमारे पास 2023 वाली पूरी सूची है, उसको आप देख लीजिए एक बार। तो चिराग चंद्रशेखर शेट्टी बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं, बहुत अच्छे, ठीक है। और रंकी रेड्डी, सात्विक साईराज, दोनों एक साथ मिलकर के जोड़ी बनाकर खेलते हैं, और इन्होंने काफी बड़ी मात्रा में जो है बहुत से पुरस्कार इन दिनों में जीते हैं। बहुत से ओपन जो है बैडमिंटन ओपन उनको इन्होंने जीता है। तो यहाँ से प्रश्न बनने की पूरी संभावना है, याद रखिए।
अर्जुन पुरस्कार की बात करें तो अर्जुन पुरस्कार टोटल 26 खिलाड़ियों को दिया गया है अलग अलग फील्ड में। ठीक है। अब इनके नाम आप याद कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं। इनमें से आप ये कोशिश कर सकते हैं कि पैरा खिलाड़ी कौन से हैं, जैसे अर्जुन पुरस्कार में पैरा खिलाड़ी कौन से हैं। तो दो पैरा खिलाड़ी हमारे पास यहाँ पर हैं। एक तो सुश्री शीतल देवी है, एक सुश्री प्राची यादव है। दोनों पैरा तीरंदाजी और पैरा कैनोइंग के खिलाड़ी हैं। एक यहाँ पर पैरा में इलूरी अजय कुमार रेड्डी, ब्लाइंड क्रिकेट में, तो ब्लाइंड को भी हम पैरा गेम्स में ले सकते हैं। ठीक है। ब्लाइंड क्रिकेट में इलूरी अजय कुमार रेड्डी है। एक शीतल देवी और प्राची यादव। शीतल देवी पर क्वेश्चन आ सकता है, मतलब मुझे लगता है कि शीतल देवी पर हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए। ठीक है। उसके बाद में आपके जो राजस्थान के खिलाड़ी हैं उनमें सुश्री दिव्य कृति सिंह है, जिनको घुड़सवारी ड्रेसेस में मिला है। तो राजस्थान से एकमात्र ये खिलाड़ी है जिनको अर्जुन पुरस्कार इस साल दिया गया है। किनको? दिव्य कृति सिंह। याद रखना है ताकि परीक्षा में अगर आ जाए, इन पर डिटेल में भी पूछ सकते हैं कि सुश्री दिव्य कृति सिंह की खेल उपलब्धियों का वर्णन कीजिए, तो वहां पर आप जवाब देने में सक्षम रहेंगे। 26 है टोटल, ध्यान रखें। फिर आता है मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ट्रॉफी किसको दी गई है? तो गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर को, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब को, और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र को। ये तीन जो है उनको क्रमशः तीन स्थानों पर ये ट्रॉफी दी गई है। द्रोणाचार्य पुरस्कार की बात करें तो दो श्रेणियां होती है द्रोणाचार्य में, एक नियमित श्रेणी और एक आजीवन श्रेणी। नियमित श्रेणी में जो करंटली अभी ट्रेनिंग दे रहे हैं लोगों को उनको, और आजीवन में जो जिन्होंने अपने पूरे जीवन में ट्रेनिंग दिया लोगों को उनके लिए होता है। अब नियमित श्रेणी में राजस्थान से एक है महावीर प्रसाद सैनी, पैरा एथलेटिक्स। तो महावीर प्रसाद सैनी पर भी प्रश्न पूछे जाने की बहुत गुंजाइश है इस साल, तो आप उनको बहुत अच्छे तरीके से तैयार करके जाएं। आपको हो सकता है मेरी बात याद आएगी जब आप एग्जाम में बैठेंगे। तो महावीर प्रसाद सैनी पैरा एथलेटिक्स है, इन पर आप याद रखें। ठीक है। फिर उसके बाद में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, जीवन पर्यंत के लिए जो ध्यानचंद पुरस्कार दिया जाता है वो मंजुषा कंवर बैडमिंटन, विनीत कुमार शर्मा हॉकी और कविता सेल्वराज कबड्डी में, ये तीन पुरस्कार यहाँ पर दिए गए हैं। तेंजिंग नोर्गे पुरस्कार सविता कंसवाल, तुलसी चैतन्य मोथुकुरी और अंशु कुमारी तिवारी, अलग अलग कैटेगरी। मतलब अगर आप लैंड एडवेंचर कर रहे हो तो आपको इनको दिया गया है, अगर वाटर से रिलेटेड या एयर तो उनके हिसाब से तीन कैटेगरी में अलग अलग ये दिए गए हैं। ठीक है। अब हम थोड़ा सा दो दो लाइन पढ़ लेते हैं हमारे दोनों जो राजस्थान के खिलाड़ी और कोच है उनके बारे में। दिव्य कृति सिंह की बात करें तो दिव्य कृति सिंह ने जयपुर से है, राजस्थान से। एक लाइन तो ये हो गई। इन्होंने 2022 में जो एशियाई खेल हमारे आयोजित हुए थे, कहां पर? चीन के हांगजाऊ में। तो ये 2022 के एशियाई खेल एक्चुअल में आयोजित हुए हैं कब? 2023 में, अगस्त में। ठीक है। अगस्त 2023 में इन खेलों का आयोजन किया गया और इसमें इन्होंने घुड़सवारी ड्रेसेस में टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। इन्होंने 2023 की शुरुआत में 14वीं विश्व रैंकिंग और पहली एशियाई रैंकिंग भी हासिल की थी। यहाँ से आपके पास तीन चार लाइन हो गई, आप 2 नंबर की क्वेश्चन में इनका आंसर आसानी से दे सकते हैं। क्या क्या याद रखना है? जयपुर राजस्थान से है। ठीक है। दूसरा, इन्होंने जो हमारे होंगजो एशियाई खेल हैं उनके अंदर घुड़सवारी ड्रेसेस में स्वर्ण पदक जीता है। और इसके अलावा 2023 की शुरुआत में ये पहली रैंकिंग प्राप्त थी, एशियाई रैंकिंग इन्होंने प्राप्त की थी। इसके बाद में आता है महावीर प्रसाद सैनी जी। तो जितने भी हमारे पैरालंपिक खिलाड़ी हैं उनके प्रशिक्षक के रूप में इनको जाना जाता है एथलेटिक्स में। सूरतगढ़ से हैं ये, श्री गंगानगर से। और 2021 के टोक्यो में आयोजित पैरालंपिक खेलों में कांस्य पदक इनके जो है स्टूडेंट थे सुंदर सिंह गुर्जर, उन्होंने जीता था। ठीक है। और इसके अलावा 2023 में जो होंगशू में आयोजित पैरा एशियाई खेल थे उनमें पुरुषों की 1500 मीटर में कांस्य पदक जीतने वाले राकेश भेड़ा, ये भी इनके स्टूडेंट रहे हैं। ठीक है। तो सुंदर सिंह गुर्जर और राकेश भेड़ा ये दोनों इनके क्या हैं? स्टूडेंट्स हैं। इनके द्वारा कोच किए गए और उनको इन्होंने पदक जीतने में महत्वपूर्ण मदद की है। चलिए, अब इसके अलावा और भी चीजें आप याद कर सकते हो, लेकिन जो इंपॉर्टेंट थी वो सारी मैंने बता दी है। अब राजस्थान की खेल पुरस्कार देख लेते हैं। राजस्थान के खेल पुरस्कारों की बात करें तो वही सेम टू सेम हमारे यहाँ पर भी एक खेल रत्न पुरस्कार, एक महाराणा प्रताप पुरस्कार, एक गुरु वशिष्ठ। तो वहां जैसे अर्जुन और क्या नाम है द्रोणाचार्य पुरस्कार है, वैसे हमारे यहाँ पर महाराणा प्रताप और गुरु वशिष्ठ पुरस्कार है। कौन चयन समिति में होते हैं? वहां की चयन समिति में हमने क्या क्या देखा था? एक पूर्व न्यायाधीश या फिर खेल सचिव होंगे, और उनके अलावा बहुत से हमारे जो अर्जुन पुरस्कार विजेता ओलंपियन खिलाड़ी, ठीक है, जो द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता खिलाड़ी हैं, खेल पत्रकार हो गए या खेल
प्रकाशक हो गए, ये सारे होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर माननीय मंत्री महोदय होते हैं युवा मामले एवं खेल विभाग की, तो यहाँ पर हमारे राजनीतिक मुद्दा ज्यादा बन जाता है। प्रमुख शासन सचिव होते हैं युवा मामले एवं खेल विभाग के, तो ये प्रशासक हो गए। राजस्थान के 2 अर्जुन पुरस्कार विजेता खिलाड़ी हो गए, ठीक है, सदस्यों के रूप में। प्रमुख खेल प्रशासक जो हमारे हैं वो हो गए। और जो राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद का सचिव है, प्रशासनिक अधिकारी जो सचिव होता है, वो यहाँ पर इसमें सम्मिलित होता है। तो ये 5 लोग हमारे यहाँ पर, 5 टोटल 6 लोग हैं। 2 पुरस्कार विजेता लेते हैं, इसलिए टोटल 6 लोग हमारे इसमें सम्मिलित हैं। अब कौन कौन से पुरस्कार हैं और कब कब दिए गए हैं, किस किस को दिए जाते हैं। पहला है खेल रत्न पुरस्कार। अब इन दिनों में अभी तक नहीं दिया गया है। खेल रत्न पुरस्कार एक ही बार दिया गया था, 1995-96 में शुरू किया गया था। तो केंद्र की तर्ज पर हमने भी क्या किया, खेल रत्न पुरस्कार यहाँ पर एक शुरू कर दिया। इस पुरस्कार में किसको देंगे, ओलंपिक, एशियाई खेल या राष्ट्रमंडल में पदक जीतने वाले खिलाड़ी को ब्लेजर, टाई और 2 लाख रुपए नगद। प्रथम पुरस्कार लिम्बाराम को दिया गया था 1995-96 में, अभी तक एक ही बार दिया गया है। पिछली बार देने की चर्चा थी लेकिन दिया नहीं गया, ठीक है। 2 लाख रुपए नगद इसमें दिए जाते हैं, इसमें वृद्धि भी नहीं की गई, इसकी राशि में कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं आया। बात करें महाराणा प्रताप पुरस्कार की, तो महाराणा प्रताप पुरस्कार 1982-83 में शुरू किए गए। तो जिस साल एशियाई खेल आयोजित हुए उसी साल हमारे महाराणा प्रताप पुरस्कार आयोजित किए गए, ठीक है। इसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी उल्लेखनीय उपलब्धि होती है, मेडल जीतने वाले, पदक जीतने वाले, प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी, 5 लाख नगद। अब देखो पहले 1 लाख रुपए दिए जाते थे, उसको बढ़ा करके अब कितना कर दिया, 5 लाख। 5 लाख नगद, वही प्रतिमा, ब्लेजर, टाई, प्रशस्ति पत्र, सेम टू सेम। उधर 15 लाख मिलते हैं, यहाँ 5 लाख मिलता है। अर्जुन पुरस्कार में 15, इसमें 5। किसको दिया पहली बार, गोपाल सैनी, डॉक्टर करणी सिंह और रघुवीर सिंह। तो करणी सिंह के नाम पर तो आप शूटिंग रेंज का नाम भी जानते हैं, जो कि साई के अधीन है, ठीक है, हमने पढ़ा था स्टेडियम में। तो गोपाल सैनी एथलेटिक्स में, डॉक्टर करणी सिंह और श्री रघुवीर सिंह, इनको 1982-83 में मिला। पहली महिला इसी साल बनी थी हमीदा बानो एथलेटिक्स में। 2017-18 तक ये पुरस्कार दिए गए हैं, अब तक 170 खिलाड़ियों को, ठीक है। उसके बाद में कोई पुरस्कार नहीं दिए गए हैं। गुरु वशिष्ठ पुरस्कार की बात करें तो 1985-86 में दिए गए। प्रतिष्ठित जो ओलंपिक में पदक विजेता खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करने वाले जितने भी खिलाड़ी हैं उनको दिए जाते हैं। देखो मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, इसलिए फटाफट थोड़ा चीजों को कवर अप कर रहे हैं, क्योंकि अगर इस समय हम डिटेल जाएंगे तो बहुत समय हमारा व्यतीत होगा। तो 5 लाख रुपए इसमें भी नगद मिलते हैं। प्रतिमा महाराणा प्रताप की नहीं होगी, ये गुरु वशिष्ठ की होगी, ठीक है। गुरु वशिष्ठ की प्रतिमा, कांस्य, ब्लेजर, टाई और प्रशस्ति पत्र। पहली बार किसको दिया गया, पोखरमल को एथलेटिक्स में। प्रथम महिला विमला शर्मा हॉकी में। और अब तक 40 खिलाड़ियों को ये दिया जा चुका है 2017-18 तक। अंतिम बार 2017-18 में दिया गया था। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में 7.5 लाख रुपए की राशि दी जाएगी, ऐसी घोषणा हुई है, लागू नहीं हुआ है। तो जो मुझे कुछ मिला है न्यूज़पेपर्स में वो सारा मैंने कवर अप किया है। लेकिन अब इनके अलावा कुछ आपके पास हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अंतिम पुरस्कारों की जो घोषणा हुई थी वो 2016-17 में और 17-18 में हुई थी। 16-17 में सपना पूनिया, खेताराम और सर्वेश पारिक को दिया गया था, ठीक है। और 17-18 में सुमन ढाका, सुंदर सिंह गुर्जर, मनोहर लाल और अभिषेक पारासर। 4 नाम याद कर लेंगे, ठीक है। सुमन ढाका, सुंदर सिंह गुर्जर, मनोहर लाल और अभिषेक पारासर। जबकि गुरु वशिष्ठ पुरस्कार मिला था महेश कुमार रंगा और रमेश सिंह को। तो ये 2017-18 में दिए गए थे और इन दोनों सालों के लिए एक साथ दिए गए थे, ठीक है। चलिए, इसके बाद आता है हमारे यहाँ से जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार विजेता है वो कौन कौन है। तो 4 खिलाड़ी हैं जिन्होंने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीते हैं। राज्यवर्धन सिंह राठौड़, जो वर्तमान में हमारे मंत्री भी हैं, ठीक है, युवा मामलों के। निशानेबाजी में 2004-05 इनको दिया गया था, 2004 में। देवेंद्र झाझड़िया पैरा एथलेटिक्स है। अवनी लेखरा पैरा शूटिंग और कृष्णा नागर पैरा बैडमिंटन। तो ये देखो पैरा वाले तीनों खिलाड़ी हैं। देवेंद्र झाझड़िया जिन्होंने चुनाव भी लड़ा था इस बार, ठीक है। अवनी लेखरा 2021 में और कृष्णा नागर 2021 में। तो इन दोनों को एक साथ दिया गया था, कृष्णा नागर और अवनी लेखरा को, पैरा बैडमिंटन और पैरा शूटिंग के अंतर्गत। ये खिलाड़ी हमारे हो गए इंपॉर्टेंट। तो ये हो गए खेल रत्न पुरस्कारों के बारे में, जो भी राज्य खेल पुरस्कार है या राष्ट्रीय खेल पुरस्कार है। चलिए, अब देखते हैं भारत के विख्यात खेल व्यक्तित्व। तो बहुत सारे खेल व्यक्तित्व हैं, ठीक है। अब अब इनके बारे में आप थोड़ा थोड़ा सबके बारे में ले लें जानकारी। सचिन तेंदुलकर को हम सब जानते हैं, ठीक है, सर्वकालिक महान बल्लेबाज। और 2012 में 100 शतक बनाने वाले पहले क्रिकेटर थे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में। राज्यसभा के सांसद रहे हैं 2012 से 18 तक। महान बल्लेबाज इनको माना जाता है, ठीक है।
इसके अलावा प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने 2003 में, भारत रत्न मिला है, पद्म विभूषण मिला है और पद्मश्री भी इनको दिया गया है। फिर मेजर ध्यानचंद की बात करें तो 3 बार ओलंपिक के स्वर्ण पदक के विजेता रहे हैं, ठीक है। टीम के सदस्य रहे 1928, 1932 और 1936, लगातार 3 ओलंपिक में। 29 अगस्त को हम राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। इनको पद्म भूषण दिया गया और इनके नाम से ही पुरस्कार भी दिया जाता है। मिल्खा सिंह, सभी जानते हैं, भाग मिल्खा भाग मूवी इन्हीं पर बनाई गई थी। एशियाई खेलों के साथ साथ राष्ट्रमंडल खेलों में भी इन्होंने प्रदर्शन किया। 400 मीटर में स्वर्ण पदक इन्होंने जीता। ओलंपिक में ये चूक गए थे, ठीक है। ओलंपिक में 1960 में रोम में और 1956 में मेलबोर्न में इन्होंने भाग लिया और इसके बाद 1964 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भी भाग लिया। इनको पद्मश्री दिया गया है, ठीक है। मिल्खा सिंह बहुत तेज दौड़ने वाले खिलाड़ियों में से एक धावक थे। फिर आता है नीरज चोपड़ा, जो बहुत प्रसिद्ध हैं इस समय और पूछने योग्य क्वेश्चन भी है। तो नीरज चोपड़ा हमारे भाला फेंक के खिलाड़ी, इन्होंने 2020 के जो टोक्यो ओलंपिक हैं उनके अंदर भाग लिया था और वहां पर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। क्लियर है। अभिनव बिंद्रा 2000 के अंदर इन्होंने शूटिंग के अंदर जीता था और इनके बाद में पदक जीतने वाले ये किसी भी विश्व चैंपियनशिप में एथलेटिक्स में एथलेटिक्स में विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले खिलाड़ी हैं, ठीक है। 2023 विश्व एथलेटिक्स चैंपियन में पहला भारत का स्वर्ण पदक जीता। 2017 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप और ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों में भी इन्होंने पदक जीता। पद्मश्री, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, ये सारे इनको दिए जा चुके हैं। फिर आती है पीवी सिंधु, बैडमिंटन की खिलाड़ी है, ठीक है। ओलंपिक महिला एकल बैडमिंटन का रजत और कांस्य दोनों पदक इन्होंने जीते हैं। 2016 में चीन ओपन का खिताब जीता। बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप की विजेता भी रही है। इनको भी राजीव गांधी, पद्मश्री और अर्जुन पुरस्कार दिए जा चुके हैं। विश्वनाथन आनंद, जिनको 1992 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। सबसे पहले सॉरी, हाँ, जिनको हम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न के नाम से जानते हैं। शतरंज के ग्रैंड मास्टर, 5 बार शतरंज के विश्व चैंपियन रह चुके हैं, ठीक है। 2022 में फिडे, जो अंतरराष्ट्रीय संस्था है, उसके क्या बने, उपाध्यक्ष बने। इसके अलावा 2800 इलो मार्क को पार करने वाले चौथे खिलाड़ी ये आनंद, विश्वनाथन आनंद क्या है, चौथे खिलाड़ी हैं। 2800 की जो एक मार्क है इनका फिडे का, उसको पार इन्होंने किया है। अर्जुन, पद्मश्री, खेल रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण सब कुछ इनको दिए जा चुके हैं। फिर बारी आती है लिएंडर पेस की, टेनिस के खिलाड़ी हैं। सबसे ज्यादा युगल जीत का रिकॉर्ड इनके नाम है। 8 पुरुष युगल और 10 मिश्रित युगल इन्होंने जीते हैं। महेश भूपति के साथ एक कैलेंडर वर्ष में चारों ग्रैंड स्लैम पुरस्कार भी उसके फाइनल में ये पहुंचे हैं। इनको भी लगभग लगभग सारे पुरस्कार दिए जा चुके हैं। उसके बाद में नेक्स्ट आते हैं हमारे अभिनव बिंद्रा। निशानेबाजी में हम सभी जानते हैं 10 मीटर एयर राइफल में इन्होंने क्या जीता था, बीजिंग ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक इन्होंने जीता था। 2009 में इनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भी इनको दिया गया था। विराट कोहली की बात करें तो क्रिकेटर हैं। 2008 में मलेशिया में अंडर 19 विश्व कप में जीत हासिल की। उसके बाद में 2011 विश्व कप, 2013 की आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी और बार बार जो टेस्ट गदा है वो इन्होंने जीती है 2017, 18, 19 में। खेलों के तीनों प्रारूपों में नंबर 1 खिलाड़ी बन चुके हैं ये, T20 में भी, वनडे में भी और टेस्ट फॉर्मेट में भी। इन्हें 2020 में दशक का पुरुष क्रिकेटर भी घोषित किया गया और इस साल 2024 में इन्होंने हाल ही में जो टीम जीती हमारी विश्व कप, उसके भी ये सदस्य रहे हैं T20 के। टाइम्स ने इनको 2018 में दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में सम्मिलित किया। ये 2012, 17, 18 और 23 में आईसीसी वनडे प्लेयर भी रह चुके हैं। तो इनकी तो जो खूबियां हैं उनकी तो कोई कमी है ही नहीं, आप सभी जानते भी हैं। वन ऑफ द फेमस प्लेयर है हमारे यहाँ पर क्रिकेट के। पीटी उषा, बहुत तेज बेहतरीन धावक, जो कुछ सेकंड के हिस्से से पीछे रह गई थी फाइनल में, कब, 1984 के लॉस एंजलिस ओलंपिक खेलों में, ठीक है। पयोली एक्सप्रेस के नाम से भी इनको जानते हैं, भारतीय ट्रैक एंड फील्ड की रानी बोलते हैं। 2022 में राज्यसभा में संसद में नामित भी हुई थी और 2022 में ही भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष भी ये बनी है। उसके बाद में मैरी कॉम मुक्केबाज हैं, 8 बार की विश्व चैंपियन रह चुकी हैं। ओलंपिक में कांस्य पदक और एशियाई खेलों में और बाकी खेलों में भी इन्होंने स्वर्ण पदक जीते हैं। साइना नेहवाल, बैडमिंटन की बेस्ट खिलाड़ी, बीडब्ल्यूएफ प्रमुख व्यक्तिगत स्पर्धा, ओलंपिक, विश्व चैंपियनशिप, जूनियर चैंपियनशिप, सब में इन्होंने पदक जीते हैं। 2012 के ओलंपिक में इन्होंने कांस्य पदक भी जीता था। विश्व चैंपियन बनी है 2015 में जकार्ता में रजत पदक के साथ।
2017 ग्लासगो में इन्होंने कांस्य पदक जीता, और इनको भी बहुत से खेल रत्न और बाकी सारे पुरस्कार दिए गए हैं। फिर आता है सुनील छेत्री। शतरंज नहीं है, फुटबॉल। तो हम थे सुनील छेत्री पर। पेशेवर फुटबॉलर है और फॉरवर्ड के खिलाड़ी के रूप में खेलते थे। अभी हाल ही में इन्होंने संन्यास भी लिया था। क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनल मेसी के बाद सक्रिय खिलाड़ियों में तीसरे सबसे ज्यादा गोल मारने वाले खिलाड़ी थे। ठीक है। और कई बार जो सेक्स चैंपियनशिप विजेता टीम रही है उसके भी सदस्य के रूप में इनको हमने देखा है। फिर आता है सुशील कुमार। सुशील कुमार जो है वो 2008 ओलंपिक में कांस्य, 2012 लंदन ओलंपिक में रजत जीता इन्होंने। राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक है। और ये बहुत ही मतलब कंट्रोवर्सी में रहे थे जब इन्होंने एक हत्या कर दी थी, अ, और इसके मामले में इनको गिरफ्तार कर लिया गया था, सजा भी दी गई थी। फिर आते हैं बिलियर्ड्स के खिलाड़ी हमारे पंकज आडवाणी। पंकज आडवाणी ने 27 बार अंतरराष्ट्रीय बिलियर्ड और स्नूकर फेडरेशन को जीता है। ठीक है। 18 बार बिलियर्ड, 17 बार आईबीएसएफ विश्व बिलियर्ड और एक बार विश्व टीम बिलियर्ड्स इन्होंने जीती है। इनको भी लगभग लगभग सारे पुरस्कार दिए गए हैं। योगेश्वर दत्त कुश्ती के खिलाड़ी, 2012 में इन्होंने कांस्य पदक जीता, और बहुत से अन्य पुरस्कार भी इन्होंने जीते हैं, पदक भी जीते हैं। मीराबाई चानू भारोत्तोलन में बहुत इंपॉर्टेंट है। 2014 राष्ट्रमंडल खेलों में इन्होंने रजत जीता। गोल्ड कोस्ट में 2018 में इन्होंने विश्व कीर्तिमान के साथ स्वर्ण पदक जीता। टोक्यो ओलंपिक में ये पहला पदक दिलाने वाली महिला थी, रजत पदक इन्होंने जिताया था। ठीक है। और इनको भी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया जा चुका है। अब इसमें कुछ जो है पुरानों के अलावा मैं कुछ नए लोग और बता देता हूँ आपको, जिनसे क्वेश्चन आने की मेरे को उम्मीद लगती है। ये देखिए, यहाँ पर कुछ नए खिलाड़ी हैं जो पूछे जा सकते हैं, जो चर्चा में रहे। दोनों सात्विक रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी। ये बीडब्ल्यूएफ विश्व रैंकिंग में विश्व नंबर 1 बनी है इनकी जोड़ी। विश्व टूर 1000 श्रृंखला इन्होंने जीती है। ठीक है। और उसमें स्वर्ण जीतने वाले एकमात्र जोड़ी हैं। दोनों को मेजर ध्यानचंद से सम्मानित किया गया है। 23 में इन्होंने 3 ओपन जीते थे, स्विस, इंडिया और कोरिया, और 24 में फ्रेंच ओपन। ठीक है। याद रखना ये लाइनें दोनों, याद रखना, हो सकता है पूछ ले। 23 में स्विस, इंडिया और कोरिया ओपन जीता, और 24 में फ्रेंच फ्रेंच ओपन जीता है। ठीक है। शीतल देवी, जैसा कि मैंने आपको बताया, अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित है, और ऊपरी अंगों के बिना पहली और एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय पैरा तीरंदाज चैंपियन है। पैरों से चलाती हैं, हाथ नहीं है इनके, पैरों से ही ये तीर चलाती हैं। एशियाई पैरालंपिक समिति द्वारा वर्ष 2023 में सर्वश्रेष्ठ युवा एथलीट इनको घोषित किया गया था। 2023 में अर्जुन पुरस्कार भी दिया गया। पारुल चौधरी स्टीपल चेज की खिलाड़ी है। ठीक है। एशियाई खेलों में स्वर्ण और रजत पदक जीता। 5000 मीटर में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय महिला है, जबकि 3000 मीटर में 9 मिनट से कम समय पूरा करने वाली भी पहली महिला है। तो पारुल चौधरी स्टीपल चेज। ठीक है। स्टीपल चेज में जैसे देखा होगा, पानी के गड्ढे में कूद करके दौड़ते हैं। जो एक बहुत मूवी भी आई थी इरफान खान की इस पर, बहुत ही बढ़िया। ठीक है। चलिए, आर प्रज्ञानंद बहुत ही फेमस रहे हैं शतरंज में। ठीक है। दक्षिण भारत के खिलाड़ी, 10 साल की उम्र में मास्टर बने और 12 साल की उम्र में ग्रैंड मास्टर बने। विश्वनाथन आनंद के बाद विश्व कप इतिहास के फाइनल में पहुंचने वाले दूसरे भारतीय और सबसे कम उम्र के खिलाड़ी भी ये हैं। कुश्ती के फील्ड में अंतिम पंघाल बहुत ही चर्चित रही हैं। अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप इन्होंने जीती, स्वर्ण 2022 और 2023 में। विश्व चैंपियनशिप में जो सीनियर्स की हैं उसमें कांस्य जीता। एशियाई चैंपियनशिप में कांस्य जीता। एशियन गेम्स में कांस्य जीता। और कुश्ती में अंडर 20 विश्व चैंपियन बनने वाली पहली भारतीय महिला। इनको राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर का अवार्ड भी दिया गया है। फिर उसके बाद में आती है हरमनप्रीत सिंह, हॉकी के भारतीय पुरुष टीम के कप्तान हैं। एशियाई खेलों के फाइनल में शीर्ष गोल स्कोरर बने। सिंह को 2020-21 के लिए एफआईएच प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी जो है उसमें मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर भी दिया गया है। चलिए, तो अब बात करते हैं हम आगे हमारे जो प्राथमिक उपचार और पुनर्वास है उसके बारे में। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, और इसमें हम आरबीएससी और एनसीईआरटी दोनों की ही जो शारीरिक शिक्षा की बुक्स है उनमें दिए हुए टॉपिक्स को कवर अप करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न आता है कि प्राथमिक उपचार किसे कहते हैं। ठीक है। प्राथमिक उपचार क्या है? प्राथमिक उपचार मतलब शुरुआती दौर में दिया जाने वाला उपचार, या जिसको बोल सकते हैं कि किसी भी दुर्घटना की स्थिति में जो सबसे पहले उपचार उपलब्ध करवाया जाता है, जिससे क्या हो, जिससे कि मरीज की जान बचाई जा सके, उसको सहायता उपलब्ध कराई जा सके और स्थिति को गंभीर होने से रोका जा सके।
तो जब कभी दुर्घटना हो उस अवसर पर डॉक्टर जो पेशेवर चिकित्सक होते हैं उनके द्वारा चिकित्सा सहायता मिलने से पहले जो भी हम उपलब्ध साधन हमारे पास, क्योंकि सारे साधन होते नहीं है, क्योंकि दुर्घटना कब होती है किसी को नहीं पता, तो जैसे ही दुर्घटना होती है उस स्थिति में जो कुछ साधन अवेलेबल है उनकी मदद से हम जो कुछ उपचार दे सकते हैं उसी को हम प्राथमिक चिकित्सा या उपचार कहते हैं। ये काम कोई भी सामान्य व्यक्ति कर सकता है, लेकिन उसके लिए उसको बेसिक जो फर्स्ट एड है उसकी जानकारी होना जरूरी है। अगर वो नहीं है तो इसका कोई मतलब नहीं है। प्राथमिक उपचार के उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों दोनों बुक्स जो हमारी हैं आरबीसी और एनसीईआरटी में अलग अलग दिया हुआ है, लेकिन मतलब लगभग लगभग एक जैसा ही निकल के आता है। पहला है कि प्राथमिक उपचार का उद्देश्य रोगी का इलाज करना नहीं है। ठीक है, क्या रोगी का इलाज करना उद्देश्य नहीं होता, बल्कि उसको जब तक विशेष इलाज न मिले तब तक उसकी सुरक्षा करना है। तो पहला उद्देश्य कभी भी ये नहीं है कि आप ही ऑपरेशन कर दो, नहीं। जब तक कि डॉक्टर का सहायता ना मिले तब तक उसका खून ना बहे, या फिर उसका जो बीपी या ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल रहे, या फिर कोई ऐसी कैजुअलिटी ना हो जो कि उस दुर्घटना की वजह से उसकी जान ले सकती है। दूसरा, इसमें हमको तीन चीजों को सुनिश्चित करना होता है: जीवन की रक्षा करना और हालात को गंभीर होने से रोकना, चोट के प्रभाव को कम करना, और दर्द से राहत प्रदान करना। ये तीन काम हम यहाँ पर करते हैं। एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है? ये सुनिश्चित करना कि पीड़ित विशेष उपचार के स्थान पर सुरक्षित रूप से पहुंच जाए। दूसरा, भावी नुकसान को रोकना, यानी जो भी चोट उसको लगी है वो और ज्यादा खराब नहीं जाए, और कहीं उसको एक चोट की वजह से दूसरी कोई और समस्या ना हो। और तीसरा, भावी चोट के खतरे को रोकने के लिए, और रिकवरी को बढ़ावा देना ताकि उसका दर्द खत्म से। बिल्कुल, मेरे तीन चीजें हैं। एक तो उसकी जान बचाने का प्रयास, ठीक है, गंभीर हालत ना हो। दूसरा क्या करना है, उसका जो दर्द है उसको तुरंत जो है कम कम करना। और तीसरा, चोट का जो इफेक्ट है उसको कम करना। ये मूलभूत उद्देश्य यहाँ पर रखे जाते हैं। अब प्राथमिक उपचार के लिए फर्स्ट एड बॉक्स नामक एक युक्ति आती है जिसका हम प्रयोग करते हैं। उसमें क्या क्या होने चाहिए? उसमें हम बहुत सी चीजें रख सकते हैं, जिसमें आपके पट्टियां हो सकती है, खपच्ची के टुकड़े, जब भी कभी कोई हड्डी टूट जाए तो उस स्थिति में माचिस होनी चाहिए, सरसों का तेल, बैंडेज, रुई का बंडल, नाखून कटर, ब्लेड, सूत की डोरी, चम्मच और गिलास, पानी पिलाने के लिए, थर्मामीटर, कैंची, चाकू, सिरिंज, ये सब काटने के लिए काम आती है। दर्द निवारक गोलियां जिनमें पैरासीटामोल हो सकती है, पुदीना, अमृत धारा, पचनोल, ग्लूकोज, बोरोनिल, फिटकरी, ग्लिसरीन, और बहुत सी चीजें हम फर्स्ट एड बॉक्स के अंतर्गत रख सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है कौन कौन सी चोटें लग सकती है और उनमें हम किस तरह से प्राथमिक उपचार कर सकते हैं। तो दोस्तों, आरबीएससी में और एनसीईआरटी में दोनों ही कुछ अलग अलग चीजें दी हुई है, मैंने दोनों कवर की है। अगर बात करें खेलों में लगने वाली चोटों की, तो आरबीएससी के हिसाब से इन चोटों में आता है मोच, स्प्रेन, ठीक है, विस्तार से भी देखेंगे। फिर आता है घाव या वाउंड, रक्तस्राव जिसको हम ब्लीडिंग बोलते हैं, खिंचाव हो जाना, अस्थि विस्थापन मतलब हड्डी का खिसक जाना, या फिर हड्डी का टूट जाना जिसको हम बोलते हैं फ्रैक्चर। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें इसमें सम्मिलित है। अब पहला आता है मोच या स्प्रेन। मोच क्या होती है? मोच के अंतर्गत क्या होता है, शरीर के जो हमारे जोड़ हैं उनमें कुछ लिगामेंट्स होते हैं, ठीक है, जिनको बोलते हैं अस्थि बंधक। वो क्या करते हैं, एक रबर की भांति हमारी हड्डियों को जोड़ करके रखते हैं। जितने भी हमारे जॉइंट है जहां फ्लेक्सिबल होते हैं और जहां से हमारे हाथ पैर मुड़ पाते हैं, वहां पर क्या होता है, कुछ लिगामेंट्स होते हैं जिनको अस्थि बंधक भी कहते हैं। ये क्या करते हैं, ये हमारी हड्डियों को बांध करके रखते हैं। तो ये रेशेदार कठोर ऊतक होते हैं। रेशे जैसे धागे नहीं होते, धागों की तरह ये होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, और ये हड्डियों को बांध के रखते हैं। कई बार अगर इन पर ज्यादा जोर लगा दिया जाए तो ऐसी स्थिति में ये टूट जाते हैं या फिर खिंच जाते हैं, और इसी स्थिति को बोलते हैं मोच। इसमें क्या होता है, वो जगह सूज जाती है, दर्द होता है, त्वचा का रंग लाल हो जाता है, और उस हिस्से से आप किसी तरह का कोई भार नहीं उठा पाते। ठीक है, अब उपचार क्या होगा, उस हिस्से को उठा करके ऊंचा रखिए। नॉर्मली क्या करिए, उस हिस्से को जहां पर आपकी इस तरह की घटना हुई है उसको ऊंचा रखिए। 48 घंटों तक बर्फ से और उसके बाद में गर्म पानी का प्रयोग सिकाई के लिए, और दर्द निवारक जो भी मलहम मलहम जो भी आपके पास है उसका भी प्रयोग आप यहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद में आती है आपकी घाव। बहुत प्रकार के घाव भी हमारे हो जाते हैं। तो घावों में क्या होता है, किस किस प्रकार के घाव हो सकते हैं? घावों के कुछ प्रकार दिए हुए हैं, जैसे कि कटा हुआ घाव, कुचला हुआ घाव और फटा हुआ घाव। कटा हुआ घाव मतलब
किसी ब्लेड या धारदार चीज से जो है आपके कट लग जाए किसी तरह का। तो जैसे मान लीजिए कोई आपके पास चाकू है, चाकू से किसी ने कोई काट दिया, तो वो कटा हुआ घाव होगा। ये गहरे तक जाता है, क्योंकि जो नुकीली चीजें होती है वो अंदर तक कटाई कर सकती है, तो गहरे तक जाता है, और कई बार ये हमारी रक्त की जो धमनियां होती हैं उनको काट देगा। तो ऐसे में रक्तस्राव का भी डर बना रहता है। दूसरा घाव होता है कुचला हुआ घाव। कुचला हुआ मतलब किसी चीज के नीचे आपके शरीर का कोई अंग आ जाए, जैसे कि हाथ और पैर की उंगलियां गेटों के अंदर आ जाए, या फिर किसी भारी पत्थर के नीचे कुचली जाए। ऐसे घाव को हम क्या बोलते हैं, कुचला हुआ घाव। इसमें नील पड़ जाती है, आपने देखा होगा, जैसे कहीं पर किसी चीज के बीच में हमारे हाथ आ जाते हैं तो नीला पड़ जाता है उस जगह से, और पीड़ा भी होती है। तो आंतरिक चोट लगती है, लेकिन बाहर से वो नीला हो जाता है, दिखाई नहीं देता है। और तीसरा होता है फटा हुआ घाव। ऐसा घाव जिसके अंदर मतलब कहीं से फिसलते हुए गिर जाए, या फिर किसी चीज से रगड़ खाने की वजह से जो घाव होते हैं, वो फटे हुए घाव जैसे होते हैं। ये बहुत खतरनाक होते हैं, क्योंकि इनमें संक्रमण भी हो सकता है। अब मान लीजिए खेलते दौरान कई बार हम फिसल जाते हैं, फिसल कर घुटने या कोहनी, इनमें जो चोटें लगती है वो इस तरह की चोटें होती है। इन घावों के भरने पर शरीर पर स्थायी निशान भी बन जाता है, उस जगह पर जहां पर लगी है वहां पर परमानेंट निशान आपका बन जाता है। घाव होने पर क्या करें? सबसे पहले तो घाव की रुई से सफाई करनी चाहिए, और उसके बाद में उस पर टिंचर आयोडीन और इनका प्रयोग करना चाहिए। इसके बाद घाव को धो देना चाहिए डेटॉल कार्बोलिक एसिड इनसे, और धो करके उस पर स्प्रिट लगा करके और या फिर टिंचर आयोडीन लगा करके पट्टी से बांध देना चाहिए। इस तरह से काम करेंगे तो हमारे घाव जल्दी ही भर जाएंगे, और हमको उसमें दर्द से तुरंत राहत भी मिलेगी। चलिए, आगे आता है रक्तस्राव। ठीक है, ब्लीडिंग। अब ब्लीडिंग के बहुत से प्रकार है, एक ही प्रकार नहीं है, ब्लीडिंग अलग अलग तरह की होती है। ब्लीडिंग क्यों होती है? खिलाड़ी टकरा जाए, गिर जाए, उसकी वजह से ब्लीडिंग होती है। तो ब्लीडिंग की स्थिति में हमको ब्लीडिंग के प्रकार का जानना बहुत जरूरी है, ताकि हम उसके अनुरूप कार्रवाई कर सकें। पहले होते हैं धमनी के। अब आप सभी जानते हैं कि धमनियां हमारे शरीर के अंदर होती है, ठीक है, जिनमें क्या होता है, शुद्ध रक्त बहता है। और शिराएं हमारे शरीर के बाहरी हिस्से पर, मतलब हमारी जो त्वचा में बाहर जो नीले कलर की आपको धारियां दिखती है, तो शिराएं होती है। उनके अंदर अशुद्ध रक्त होता है, मतलब हमारे शरीर से रक्त को शिराएं लेकर के हृदय तक लेकर जाती है, ठीक है, पंप करती है। तो धमनी के अंदर अत्यंत अंदर जाकर के जो घाव होते हैं उससे धमनियां कट जाती है कई बार। उससे जो रक्त निकलता है वो चमकीला होगा, क्योंकि वो शुद्ध रक्त है, ठीक है, तो वो बहुत ही चमकीला होता है, और उस पर प्रेशर भी होता है, क्योंकि हार्ट पंपिंग कर रहा होता है उस समय, तो उस पर जो प्रेशर होता है तो तेज निकलता है, हृदय की गति के साथ में होता है, ठीक है। और हृदय की धड़कन जैसे ही आपकी बढ़ेगी, उसके साथ ही आपका रक्त का बहाव भी बढ़ता है। इसको कैसे रोकें? तो घायल व्यक्ति को लिटा देना चाहिए। जिस अंग से रक्त बह रहा हो उसको ऊपर उठा लें, तो उस पर क्या हो, प्रेशर कम पड़ेगा। और जो हृदय की तरफ का हिस्सा होता है उसको उसकी तरफ से बांध देना चाहिए। जैसे मान लीजिए यहां से कोई चीज कटी, तो इस जगह से हम बांध दें इसको, ठीक है, तो क्या होगा, यहां से इसका रक्तस्राव कम हो जाएगा। घाव में कोई भी चीज फंसी हुई हो तो उसको निकाल देना चाहिए, और घाव को सही तरीके से उसको धो करके और उस पर दवा लगा करके उसको बांध देना चाहिए। इस तरीके से हम इसका उपचार कर सकते हैं प्राथमिक रूप से। शिरा के रक्तस्राव की बात करें तो शिरा से रहने बहने वाला रक्तस्राव हल्का नीलापन लिए हुए गहरे लाल रंग का होता है। ये लगातार बहता रहता है, और इसका बहाव किधर होगा, हृदय की ओर, ठीक है, तो हृदय की ओर बहता हुआ आपको ये दिखेगा। कपड़े को इसमें लाल दवा या कीटाणुनाशक दवा में भिगो करके और रक्त पर पट्टी बांध देनी चाहिए। विपरीत दिशा में घायल अंग पर हृदय के विपरीत दिशा में क्या बांधना चाहिए, टूर्निकेट बांधना चाहिए, ठीक है। और दवा के रूप में आप टिंचर आयोडीन, सल्फेसाइड या मरकरी क्रीम का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये बहुत सी अलग अलग दवाएं हैं जिनका नाम आपको याद रखना है। इसके बाद में क्या हो सकता है, कोशिकीय रक्तस्राव। तो ये दोनों ही प्रकार का होता है। साधारण रक्तस्राव है, इसमें शुद्ध और अशुद्ध दोनों प्रकार का रक्त होता है। इसमें क्या है, कोई भी पदार्थ अगर फंसा हो तो उसको निकाल दीजिए, दबा कर रखें, और फिर वही पट्टी बांधने का काम आपको इसमें भी करना है। नाक से अगर रक्तस्राव हो, तो नाक से रक्तस्राव क्यों होता है, गर्मी की वजह से, कई बार अत्यधिक जब गर्मी होती है ऐसी स्थिति में नाक नासिका से रक्तस्राव हो जाता है। तो ऐसे परिस्थिति में हम क्या करेंगे, रोगी को किसी कुर्सी पर बैठाकर उसके ऊपर के कपड़े खोल के और उसके सिर को पीछे की तरफ करके, ठीक है, पीछे की तरफ कर देना चाहिए, और बर्फ के पानी में फिटकरी घोल करके उसके नाक को साफ करना चाहिए, और पैरों को गर्म पानी में डुबो करके रखना चाहिए। उसको किसी तरह का कोई गर्म पदार्थ या पेय भी नहीं देना चाहिए। अगर ये देंगे तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में उसके साथ में वापस उसका जो रक्तस्राव है वो बढ़ सकता है।
तो कुछ पिलाना नहीं है, पैरों को गर्म पानी में डुबो के रखें और फिटकरी से उसके नाक को साफ करें। फिर आता है कान के रक्तस्राव। तो कई बार कान का पर्दा फट जाने या कान के अंदर लग जाने या फिर कोई खोपड़ी के नीचे की जो हड्डी है उसके टूटने की वजह से भी यहाँ से रक्त स्रावित हो सकता है। यदि ऐसा बाहर के भाग से हो तो उस हिस्से को जहां से जो दिख रहा है, मान लो कान के ऊपर वाले हिस्से पे कहीं लगी हो, वहां से रक्त आ रहा है तो उसको कपड़े से दबा के रखो, वो सही हो जाएगा। लेकिन अगर भीतर से आ रहा है तो कभी भी उसको बंद मत करो, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो रक्त का थक्का अंदर ही जम जाएगा और वो बहुत ही नुकसानदायक चीज है। ठीक है, इसलिए उस रक्त को बाहर बहने देना चाहिए, रक्त को बाहर आने देना चाहिए अगर अंदर से बह रहा है तो। लेकिन अगर बाहर कहीं खुले में जहां से हमें दिख रहा है वहां पर अगर कहीं रक्त बह रहा है तो उस जगह से हम उसको दबा करके रख सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है खिंचाव। अब हमने देखा मोच में क्या हुआ था, मोच में हमारे लिगामेंट्स टूट जाते हैं। खिंचाव में क्या होता है, खिंचाव में हमारी पेशियां खिंच जाती है। तो आपने देखा होगा ना कई बार जो हमारे खिलाड़ी होते हैं उनको स्ट्रेच आ जाता है दौड़ते हुए, तो उनकी जैसे जांग में स्ट्रेच आ गया, हाथ में बॉल फेंकते समय स्ट्रेच आ गया। तो मोच में क्या होगा, जहां हड्डियां बंधी होती है उस जगह पर टूटेंगे लिगामेंट। लेकिन इसमें क्या होगा, हमारी मांसपेशियां जो कि हमारी हड्डियों के चारों तरफ पूरा कवरअप करके रखती है, उन मांसपेशियों में खिंचाव आ जाता है, वहां सूजन हो जाता है और कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता। ऐसे में क्या करना चाहिए, आयोडेक्स या मलहम और स्प्रे का प्रयोग हम कर सकते हैं, बर्फ से सिकाई भी हम यहाँ पर कर सकते हैं। अगर अस्थि विस्थापन हो जाए, मतलब हड्डी ही खिसक जाए, तो ऐसी परिस्थिति में चोट की वजह से कई बार हड्डियां इधर उधर खिसक जाती है। ऐसे में तीव्र दर्द होता है, सूजन हो जाता है और वो अंग बहुत ही असामान्य दिखता है। जैसे कलाई की हड्डी खिसक जाती है, घुटने की हड्डी खिसक जाती है, ठीक है, जॉइंट डिस्प्लेसमेंट जो भी होता है। कोई काम नहीं करना चाहिए और केवल बर्फ का सेक करना चाहिए और बाद में डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ये नहीं कि अपनी स्तर पर ही उस हड्डी को बैठाने की कोशिश करें, ऐसे में हम एक दो हड्डियां और तोड़ सकते हैं। फिर आता है अस्थि भंग। अस्थि भंग की बात करें तो किसी भी बड़ी हड्डी के टूट जाने से या फिर उसकी निरंतरता में रुकावट होने को ही अस्थि भंग कहते हैं। हड्डी का टूट जाना एक तरह से अलग अलग तरीके के होते हैं, तो ये पूछ सकते हैं, यहाँ से पूछे गए क्वेश्चन, जैसे कि ग्रीन सर्किट अस्थि भंग आया हुआ है, क्वेश्चन पूछा हुआ, इस प्रकार का अस्थि भंग छोटे बालकों में होता है, उनकी हड्डियां टूटने की बजाय लचक करके टेढ़ी हो जाती है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, ग्रीन सर्किट अस्थि भंग। ये पिछली बार पूछा गया 2018 में। ठीक है, साधारण अस्थिभंग किसे बोलेंगे, जब हड्डी बिना किसी घाव के टूटे, ठीक है, और अपनी जगह से ज्यादा विचलित ना हो, हल्की फुल्की थोड़ी सी हड्डी कट हो जाए लेकिन उससे कोई और घाव ना हो। संयुक्त अस्थिभंग में हड्डी भी टूटेगी और घाव भी होगा, ऐसी स्थिति को थोड़ा सा जटिल माना जाता है। और यदि इसकी जगह हड्डी टूटने के साथ साथ शरीर के किसी भी तरह के कोमल भाग में चोट लग जाए तो उसको जटिल अस्थिभंग कहेंगे। और बहुखंड में क्या होगा, हस्ती के जो भी हमारी हड्डी होगी उसे खंड खंड हो जाएंगे, मतलब टुकड़े टुकड़े, जैसे टायर वायर निकल जाता है गाड़ियों के, बसों के, ट्रकों के, उससे जो हड्डियां टूट जाती है, बिल्कुल चकनाचूर हो जाना हड्डियों का, वो इसके अंतर्गत होता है। इसका इलाज करना थोड़ा मुश्किल होता है। अस्थिभंग में हम ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, ठीक है, उसमें खाली हम उस हिस्से को सीधा रखें और उसको तुरंत अस्पताल पहुंचाएं, यही हमारी जिम्मेदारी होती है। इसी तरह से चोट के बारे में जो है आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, जैसे कि त्वचा की चोटें दे रखी है उसमें, तो त्वचा की चोटों की हम हिसाब देख सकते हैं, रगड़ या छिलना, खरोच आ जाना, घाव या चीरा लग जाना, पंचर घाव हो जाना या फिर उच्छेदन, त्वचा का हिस्सा फट जाना, ये त्वचा की चोटों के अंतर्गत आता है। फिर आता है कोमल ऊतक वाली चोटें, तो हमारे जो टिश्यूज होते हैं उनसे रिलेटेड कोई भी चोट है, जिसमें हम गुम चोट जिसको बोलते हैं या नीला पड़ जाना, तो शरीर के किसी हिस्से पर सीधे प्रहार से जो चोट लगती है उसको गुम चोट, जैसे किसी खिलाड़ी ने फुटबॉल को मारने की कोशिश की और फुटबॉल की न लग के किसी और खिलाड़ी के पैर के लग गई। ठीक है, दूसरी होती है मोच। मोच हमने पढ़ी लिया भाई कैसा आती है, लिगामेंट में जो चोट आती है उसकी वजह से मोच आती है। तीसरा खिंचाव। खिंचाव क्यों होता है, हमारी मांसपेशियां जो है, जो पेशियां होती है, उनमें जो किसी तरह की चोट लगती है तो खिंचाव आता है। ये तीनों कोमल ऊतक वाली चोटें हैं, ठीक है। और जो कि ऊपर वाली कैसी थी, त्वचा वाली चोटें थी, जिसमें रगड़, खरोच, घाव, पंचर घाव या फिर उच्छेदन जैसी चीजें आती है। और तीसरा इसमें चोट है जोड़ों की चोट, जॉइंट इंजरी। उसमें क्या क्या हो सकता है, हड्डियां विस्थापित हो सकती है, ठीक है। और फिर हड्डी में चोट, हड्डी में चोट में हड्डी टूट सकती है, तो उसके भी प्रकार हमने पीछे देख लिया। तो ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अगला देखते हैं। अब बात आती है कि रोके कैसे, तो एक उपाय या विधि आती है जिसको बोलते हैं हम राइस मेथड। ठीक है, क्या बोलते हैं, राइस मेथड। राइस मेथड में चार चीजें हम काम में लेते हैं, रेस्ट, आइस, कंप्रेस और एलिवेट। मतलब जिस जगह पर लगा है उस जगह पर आराम, तो आराम करना चाहिए, कभी भी लगे
ऐसी चीज में क्या करना चाहिए, आराम करवाना चाहिए उस व्यक्ति को, उसके उस हिस्से की गतिविधि को बंद करवा देना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, और ज्यादा चोट इसमें लग सकती है ना। तो ऐसी परिस्थिति में हमको क्या करना पड़ेगा, उस व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा आराम करवाने की कोशिश करें। फिर उसके बाद में होता है बर्फ लगाना। तो बर्फ लगाने से क्या होता है, रक्त वाहिका सिकुड़ जाती है और रक्त का बहना कम हो जाता है। ठीक है, आंतरिक कोई भी रक्तस्राव है उसको रोकने में यह मदद करता है। चोट के आसपास सूजन कम हो जाती है इसकी वजह से, और इससे क्या होगा, इससे उस व्यक्ति को दर्द में तुरंत राहत भी मिलेगी। अच्छा, इसमें कुछ चीजें ध्यान रखनी है कि ज्यादा देर तक बर्फ नहीं लगाना चाहिए। 15 से 20 मिनट तक ही हम बर्फ लगा सकते हैं, और जब तक दर्द या सूजन है तभी तक बर्फ का प्रयोग करें, उसके बाद बर्फ का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं होती है। RI के बाद में सी मतलब कंप्रेस करना, मतलब उस चीज को दबाना। ठीक है, दबाव डालना। तो चोट के आसपास अगर आपको सूजन कम करना है तो ऐसे परिस्थिति में आप दबाव डाल करके उसको रोक सकते हैं। जैसे मान लो कहीं कट लग गया, उस जगह को दबा के रखें, तो ऐसे से भी हम क्या कर सकते हैं, रक्त के रिसाव को कम कर सकते हैं। जैसे बांध देते हैं हम, कहीं से लग गई तो उस जगह को बांध देने से क्या होता है, उसका रक्त का रिसाव कम हो जाता है। पर ये ध्यान रखना है कि इसमें किसी भी चीज का जो है ज्यादा मजबूती से लपेटना चाहिए चोट वाले हिस्से को। रक्त की आपूर्ति को बिल्कुल बाधित नहीं करना चाहिए कि आप रक्त को रोक ही दे, ऐसे में तो और ज्यादा समस्या हो सकती है। ठीक है, यदि पट्टी बहुत ज्यादा कसी हुई हो तो उसे ढीला कर देना चाहिए। तो पट्टी जो भी बांधे हम दबाव बनाने के लिए, वो ऐसी होनी चाहिए जिससे कि रक्त का प्रेशर केवल कम हो, ऐसा नहीं कि रक्त ही रुक जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। और चौथा होता है एलिवेशन, मतलब उस जगह को ऊंचा उठा करके रखना। तो ये चार चीजें, रेस्ट, आइसिंग करना, ठीक है, कंप्रेस करना और एलिवेशन, ये एक राइस मेथड कहलाता है, जो कि फायदेमंद होता है हमारे किसी भी चोट में। प्राथमिक उपचार देने के बाद में व्यक्ति को चिकित्सा सहायता के लिए ले जाना। तो क्या होता है, जब भी इस तरह की कोई स्थिति हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस व्यक्ति को चिकित्सा सहायता के लिए लेके जाना पड़ेगा। और ऐसे में उस व्यक्ति को पता होना चाहिए कि हमको किस तरह से उसके साथ में उसको परिवहन करना है, उसको किस तरह से लेके जाना है। जो भी एम्बुलेंस या है, कोशिश यही करनी चाहिए कि एम्बुलेंस को बुला लें। लेकिन अगर वैसा भी नहीं हो सकता तो ये कोशिश करें कि जब भी उसे लेकर जा रहे हैं तो उसके किसी भी अंग को जिसमें कोई चोट लगी है उसको ज्यादा हिलाया डुलाया ना जाए, सावधानी पूर्वक उसको हम लेकर जा सकते हैं। फिर आता है जल में डूबने पर कौन सा प्राथमिक उपचार कर सकता है। तो जल में कई बार लोग डूब जाते हैं, नॉर्मली भी जल में डूब जाते हैं किसी आपदा के दौरान, या फिर तैराकी के दौरान भी व्यक्ति डूब सकता है। इससे क्या होता है, जैसे ही व्यक्ति जल में डूबता है उसके फेफड़ों में पानी चला जाता है, और इस वजह से उस व्यक्ति की हालत खराब हो सकती है, उसके श्वसन में बाधा आ सकती है और वो मर भी सकता है। तो क्या करें, तो ऐसे में कभी भी कोशिश मत कीजिए कि आप जबरदस्ती उसका पेट का पानी निकाल दें, नहीं, ऐसा करने से क्या हो सकता है, व्यक्ति की जान जाने की संभावना रह सकती है। ठीक है, और डूबने से घायल व्यक्ति का उपचार कौन करे, पेशेवर चिकित्सक करे, हर कोई नहीं कर सकता। क्योंकि भले ही आपको लग रहा है कि वो ठीक हो रहा है, लेकिन इससे कई बार सेकेंडरी ड्रॉनिंग या फिर डूबने की द्वितीय घटना भी हो सकती है। अब ये डूबने की द्वितीय घटना क्या होती है, तो क्या होता है, मान लीजिए व्यक्ति के फेफड़ों में पानी चला गया, आपको पता नहीं चला, तो धीरे धीरे क्या होगा, उसके फेफड़ों में जलन होना शुरू होगी, और फिर उसके वायु मार्ग में सूजन आने से उसको सांस लेने में तकलीफ होगी। इसी को बोलते हैं द्वितीयक डूबना, सेकेंडरी ड्रोनिंग। इसी तरह से हाइपोथर्मिया हो सकता है। ठीक है, मतलब शरीर का तापमान 35 डिग्री से नीचे चला जा सकता है, और इस वजह से भी उस व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। तापमान नीचे जाने की जो घटना है वो हाइपोथर्मिया होती है, और हाइपोथर्मिया में व्यक्ति का शरीर कार्य करना बंद कर देता है। तो ये भी वहां पर हो सकता है, क्योंकि बहुत देर तक पानी में रहने से इस तरह की समस्या हो सकती है। क्या करें, व्यक्ति को बचाएं, सुखाएं, और पानी के अंदर जाने के जोखिम को कम करने के लिए सिर को नीचा रखें, सिर को थोड़ा सा नीचा रखें। व्यक्ति को पीठ के बल पर लेटा है, उसके वायु मार्ग को खोले, मतलब मुख या नाक को, और श्वास की जांच करें। यदि जरूरत हो तो छाती दबाने के साथ उसको सीपीआर दें। सीपीआर मतलब क्या होता है, कार्डियो पल्मोनरी रिसिटेशन। ठीक है, कार्डियो पल्मोनरी रिसिटेशन, ये एक तरह की विधि होती है जिसके माध्यम से इस व्यक्ति के हृदय को या हृदय की गति को वापस चलाने का प्रयास किया जाता है, अगर वो सांस नहीं ले रहा है तो। व्यक्ति को हाइपोथर्मिया का इलाज करें। अगर हाइपोथर्मिया हो गया, मतलब शरीर का तापमान 35 डिग्री से कम पे हो रहा है, तो उसके कपड़े उतार दें, उसे सूखी कंबल से ढक दें। ठीक है, जैसे ही होश आए उसको पीने के लिए गर्म पेय कोई भी दे सकते हैं। फिर
व्यक्ति को जितना जल्दी हो सके डॉक्टर के पास ले जाइए, ये भी हमें करना ही होगा। ये कार्रवाई हो गई एनसीईआरटी में। आरबीएससी में क्या बोला हुआ है? आरबीएससी में कुछ और चीजें दे रखी है, जैसे कि पहले तो व्यक्ति को, डूबते हुए व्यक्ति को पानी से बाहर निकालो, फिर जितनी भी रुकावटें हैं उनको दूर करो, उसके बाद में उसकी सांस को देखो कि वो सांस ले रहा है नहीं ले रहा। अगर नहीं ले रहा तो कपड़े उतार कर उसे उल्टा लटकाना चाहिए, ताकि उसके पेट में अगर कोई पानी भर भी गया है तो वो बाहर आ जाए। फिर उसके बाद में पेट के बल उसको लिटा दें, मतलब पेट के बल उसको लिटा दें, सीधा जैसे हम सोते हैं वैसे नहीं, मतलब पेट की तरफ से लेटे, पीठ ऊपर है पेट नीचे। फिर दोनों हाथ उसके पेट के नीचे डालकर उसको ऊपर उठाएं। तो जैसे ही ऊपर उठाएंगे तो वो जो पानी होगा उसके पेट में वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है। गर्म चाय या कॉफी उसको देनी चाहिए। और अगर मूर्छित हो जाए तो कृत्रिम श्वसन दे करके और उसकी जो है श्वास को हम चलायमान कर सकते हैं। उसकी तीन विधियां हैं: शेफर विधि, मुख से मुख विधि और सिल्वेस्टर विधि। शेफर विधि में क्या करते हैं, रोगी को पेट के बल लिटा करके दोनों हाथों को सर की सीध में फैला देंगे, मतलब इस तरह से सीधा हाथ में पेट के बल लिटा करके। ठीक है। फिर उसके बाद धीरे धीरे उसको घुटनों के बल बैठाने की कोशिश करेंगे और पीठ पर हथेलियों से दबाव डालेंगे ताकि फेफड़ों से हवा बाहर निकले। इस तरह से उसकी क्या होगा, सांस शुरू हो जाएगी। इसको बोलते हैं शेफर विधि। फिर होती है मुख से मुख विधि। तो ये तो आप सभी जानते हैं, फिल्मों में भी आपने देखा होगा। तो उसके मुंह को पकड़ करके और उसमें हवा धकेली जाती है और हवा को खींचा जाता है। इस तरह से उसके फेफड़े वापस से कार्य करना शुरू कर देते हैं। सिल्वेस्टर विधि में क्या होता है, रोगी को सीधा लेटाया जाता है, कंधों के नीचे तकिए रख करके उसकी जीभ को बाहर खींच लिया जाता है। फिर एक व्यक्ति घुटने के बल उसके पीछे की तरफ बैठता है। ठीक है। और कोहनी के नीचे से उसके हाथों को पकड़ करके, दोनों हाथ जो है उनको कोहनी के नीचे से, मतलब यहां से पकड़ करके और आगे पीछे उसको हिलाया जाता है। ठीक है। उसकी छाती को चारों तरफ से, अगल बगल से, चारों तरफ से उसको दबाया जाता है ताकि उसकी जो श्वास में रुकावट है वो दूर हो सके और वो श्वास लेना शुरू कर सके। चलिए, अब बात होती है आग से लगी हुई चोटों का। तो दोस्तों, आग से भी कई बार चोट लग जाती है। जैसे ही आग के संपर्क में हमारी त्वचा आती है तो उसकी वजह से जो त्वचा जलती है उसको बोलते हैं ड्राई बर्न। ठीक है, क्या बोलते हैं? ड्राई बर्न। मतलब बिना किसी चीज के सीधे ही हमारी चमड़ी ही आग के संपर्क में आ जाए, उसको ड्राई बर्न बोलते हैं। इससे क्या होता है, त्वचा के नीचे का जो भी चमड़ी है वो बाहर आ जाती है और संक्रमण की संभावना बढ़ जाती है। अब हमें ये कैसे पता चले कि कोई व्यक्ति जो जला है वो कितनी मात्रा में जला है? ये पता रहेगा तभी हमें विशेष इलाज उसका करना है। ठीक है, प्राथमिक उपचार देना है। तो मान लीजिए कि जलने की घटना क्या थी, पीड़ित की स्थिति क्या थी, उसको कितनी चिकित्सा सहायता की आवश्यकता है, किस सीमा तक जला है, ये सारी चीजें हमको पता करनी पड़ेगी, तभी जाकर के हम ये पता कर पाएंगे कि उसकी चोट कैसी है। ठीक है। अब इसमें तीन तरह की चोट बता रखी है। सतही जलन, जिसमें केवल ऊपर ऊपर की त्वचा जलती है, इस त्वचा को क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस। तो अगर केवल बाहर बाहर की त्वचा जली है तो उसको हम बोलेंगे सतही जलन। दूसरी होती है आंशिक मोटाई की जलन, मतलब पार्शियल थिकनेस जलन। तो बहुत दर्दनाक होती है और पूरी की पूरी एपिडर्मिस नष्ट हो जाती है। ठीक है। अगर ऐसे घाव शरीर के 20% से ज्यादा हिस्से पर हो जाए तो ये जानलेवा भी हो सकती है। फिर है पूर्ण मोटाई की जलन, मतलब फुल थिकनेस बर्न, पूरी की पूरी मोटाई तक वो जल जाए। तो अधिकांश मामलों में ये जलन दर्दनाक नहीं होती, लेकिन लोगों को गुमराह हो सकते हैं, मतलब उनको पता ही नहीं चलेगा कि ये क्या हुआ, लेकिन बाद में पता चलेगा कि वो बहुत ही खतरनाक हो सकती है। इसलिए पूर्ण मोटाई की जलन पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी होता है। तो ये थोड़ी सिंपल होती है और ये सबसे बेकार होती है। उपचार क्या करें? तो उपचार आप देख लीजिए। अगर कोई व्यक्ति गंभीर रूप से जला है, ठीक है, तो क्या करना है, और अगर हल्के रूप से जला है तो क्या करना है? तो देखिए, कुछ चरण दिए हुए हैं इसमें, वो आप पढ़ लीजिए आराम से। अगर मान लीजिए गंभीर रूप से जले हैं तो पीड़ित को लेटा दे। लेटाने के बाद में उसको सीधे संपर्क में नहीं आने दे जमीन में, क्योंकि संक्रमण हो जाएगा। अगर मान लीजिए उसका शरीर पीछे पीठ पे से जला है तो ऐसे में हम पीठ की तरफ से नहीं लेटा सकते, ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है। फिर क्या करो, उस जगह पर ठंडा पानी डालो। जिस जगह से जला है व्यक्ति वहां पर ठंडा पानी डालना चाहिए ताकि उसका दर्द कम हो। फिर किसी भी चीज को फूलने से पहले, जो जलने की वजह से, उससे पहले उसकी जो भी कोई शरीर पे कोई और चीज है उनको हटा दें। कपड़ों को बहुत सावधानी से हटाना है, क्योंकि अगर मान लो कपड़ा चमड़ी से चिपका हुआ है तो वो चमड़ी को साथ में ले आएगा, तो ये और वो बेकार काम हो जाएगा। संक्रमण को बचाने के लिए स्टेराइल ड्रेसिंग जो होती है उससे उसको ढकना चाहिए। स्टेराइल जो ड्रेसिंग है उससे
चोट की जानकारी लीजिए और उसके बाद में उसकी श्वास, उसकी नाड़ी कैसे चल रही है वो पता करें। और अंत में चिकित्सा सहायता पहुंचने से पहले उसको ये रखें कि कोई डर नहीं है, कोई डर की बात नहीं, उसका हौसला बनाए रखें। अगर हौसला बना हुआ है तो वो व्यक्ति ज्यादा संघर्ष कर पाएगा। हल्की जलन के मामले में वही पानी डालें, पानी से ठंडा करें, ठीक है। फिर उसके बाद में उसकी जो भी कपड़े हैं या फिर जो भी चीजें हटाने लायक है उनको हटा लें, उसको ड्रेसिंग करें। और जलने के कारण कोई छाला हो जाए तो बिना चिपकने वाली कोई भी ड्रेसिंग लगाएं, ठीक है। ये काम हमको यहाँ पर करना पड़ेगा। इसमें कुछ चीजों का ध्यान भी रखने की जरूरत होती है, जिनमें है हमारे पास में छालों को नहीं तोड़ना चाहिए, चोट में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, चिपकने वाली ड्रेसिंग नहीं लगानी चाहिए। ड्रेसिंग जो भी लगाए वो ऐसी होनी चाहिए जो चिपके ना, ठीक है, आसानी से हट जाए। फिर मलहम या वसा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, मलहम लगाना शुरू करते, नहीं। हमेशा कभी भी जब जले कोई तो उस पर केवल ठंडा पानी डालिए और जो भी अवरोध है उनको हटा करके और उसको केवल स्टेराइज जो ड्रेसिंग है उसका प्रयोग करना चाहिए। इसमें कुछ शब्द भी हैं जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। पहला है कॉलस या घट्टा। तो क्या है, जब छाले हो जाते हैं, आपने देखा होगा फफोले हो जाते हैं जलने पर, तो जो छाले हैं ये एक्चुअल में जो एपिडर्मिस होती है वो मोटी हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा लगातार जलन की वजह से, दबाव के कारण ये होता है। और अगर ये फट जाए तो ऐसी स्थिति को बहुत ही दर्दनाक स्थिति माना जाता है। कभी भी कोई जला हुआ जो फफोला होता है उसको फोड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, उसको वैसा का वैसा रहने देना चाहिए। कभी कभी इस कैलस के नीचे छाला भी विकसित हो जाता है, ठीक है। और इसको बचाने के लिए हमको इसे पानी में भिगो के रखना चाहिए और इसे रगड़ करके साफ कर देना चाहिए। बाकी फिर डॉक्टर का काम होता है। फफोले क्या होते हैं? ये त्वचा और एपिडर्मिस के बीच में रंगहीन तरल पदार्थ के जमाव के कारण होते हैं, ठीक है। तो कॉलस एक अलग चीज है, कॉलस में पूरा का पूरा एपिडर्मिस मोटा होता है, क्योंकि फफोले में क्या होता है, फफोले में त्वचा और एपिडर्मिस दोनों के बीच में पानी भरना होता है। तो अगर एपिडर्मिस तक ही जलन पहुंच गई तो हो जाएगा कॉलस, घट्टा बन जाएगा। और अगर फफोले बनते हैं तो फफोले में केवल पानी भरता है, ठीक है। फफोलों को कभी भी काटना नहीं चाहिए, बल्कि एक सिरिंज डाल करके और डॉक्टर की सलाह पर उसमें से उस पानी को निकालने का प्रयास करना चाहिए। फोड़ने की जरूरत नहीं है, उसमें भी सिरिंज डाल करके पानी निकाल दे, केवल इतना ही काफी है। बाकी फिर डॉक्टर को इसके अंतर्गत दिखाना चाहिए। फिर अगर सांप या कोई भी जानवर या कुत्ता जो मारने लायक स्थिति पहुंचा दे, अगर वो कुछ कर ले तो क्या करें? अगर सांप काटे तो क्या करें? सांप काटने वाले स्थान पर जो भी ऊपर की तरफ, मान लीजिए हाथ को कहीं सांप ने काटा है तो हृदय की ओर आपको क्या करना पड़ेगा, कस करके उस जगह को बांध देना चाहिए। जहां से सांप ने काटा है उस जगह चाकू या ब्लेड से घाव कर देना चाहिए और रक्त को बाहर बहने देना चाहिए। रोगी को सोने नहीं देना चाहिए, उसको जैसे ही मूर्छा आ जाएगी उसी के साथ तेजी से उसके ब्लड में जहर फैल जाएगा। उसको दूध, चाय या कॉफी पीने देनी चाहिए। रोगी को लिटा करके शेष भाग को नीचे रखना चाहिए, ठीक है। जहां पर रक्त, जब जहां पर जो किसी जीव ने काटा है उस हिस्से को ऊपर उठा देना चाहिए ताकि वो ब्लड बाकी हिस्से पर ना जाए। श्वास रुकने पर कृत्रिम श्वास देना चाहिए और जो घाव है इसको पोटेशियम परमैंगनेट से धो देना चाहिए। अगर पागल कुत्ता काट ले तो ऐसी परिस्थिति में क्या करना पड़ेगा? जब भी पागल कुत्ता या कोई भी जीव काटता है तो रेबीज, जो रेहब्डो वायरस है उसका संक्रमण होने का खतरा रहता है। और ये हमारे तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव डालता है, रोगी को जल पीने से भी डर लगता है। कौन कौन पागल कुत्ता, पागल बंदर या पागल भेड़िया काट ले तब ऐसा होता है। तो घाव को सबसे पहले तो अच्छी तरह से धो लो। धोने के बाद में चाय, कहवा और गुनगुने पानी को मिला करके देना चाहिए। और काटे हुए स्थान के निकट और हृदय के मध्य में कस करके बांध देना चाहिए ताकि रुधिर रोगाणु ना जाए। बाकी खुद डॉक्टर बनने की जरूरत नहीं है, आप फिर सीधा उसको हॉस्पिटल ले जाइए जहां पर उसको इंजेक्शन दिए जा सकते हैं। अगर मूर्छा आ जाए तो, मूर्छा क्यों आ सकती है? बहुत ज्यादा काम करने, थकान होने, भय की वजह से, कोई दर्द हो, किसी तरह की हानि हो जाए, ऐसी स्थिति में मूर्छा आ जाती है। फिर क्या होता है, इसमें कुछ सांवेगिक बदलाव हमारे होते हैं, व्यवहारात्मक बदलाव होते हैं। चेहरा पीला पड़ जाता है, आदमी को बेचैनी का अनुभव होता है, ठीक है। शारीरिक शिथिलता आ जाती है, उसकी थोड़ी सांस बहुत धीरे हो जाती है। ये सारे लक्षण हमको देखने को मिलते हैं। ऐसे में क्या करें? पहले तो उसके रक्त को बहने से रोक दीजिए, फिर उसको खुले में लिटाइए ताकि उसको प्रॉपर वायु मिल सके, ठीक है। ठंडे पानी के छींटे मारिए ताकि वो मूर्छा से बाहर आए और उसके बाद में उसको ठंडा पानी देना चाहिए। ये नहीं कि फिल्मों को देख करके जूता सुंघाने की कोशिश करें, वो नहीं करना है।
अब बात आती है प्राथमिक चिकित्सक के आवश्यक गुण। गुण क्या हो सकते हैं? तो देखो, सबसे पहला तो उसको जानकारी होनी चाहिए, सभी जो प्राथमिक चिकित्सा की गतिविधियां होनी चाहिए। दूसरा, वो मजबूत हृदय वाला होना चाहिए, नहीं कि खून देख करके डर जाए। तीसरा, दूरदर्शी होना चाहिए, उसके सभी निर्णय लंबी अवधि पर सोच करके होने चाहिए, तुरंत निर्णय ले, ऐसा नहीं कि बैठ कर देख रहा है, नहीं। चतुर होना चाहिए, दक्ष होना चाहिए, विवेकशील, धैर्यवान, आशावान, आत्मविश्वासी, ये सारे गुण उसमें होने चाहिए। तभी जाकर के प्राथमिक चिकित्सक को एक अच्छा चिकित्सक हम कह सकते हैं। अंत में प्राथमिक चिकित्सा में रखी जाने वाली सावधानियां। जब भी नाड़ी गति का परीक्षण करें तो ये देखें कि 72 से 80 बार ही धड़क रही है, और प्रत्येक 15 मिनट बाद में 2-3 बार नाड़ी को गिनना चाहिए, ताकि हम एग्जैक्ट एक्यूरेट जो है डेटा ले सकें। ठीक है। उसके बाद में रोगी का समय समय पर तापमान लेना चाहिए, और उसकी तारीख और समय लिखना चाहिए। रोगी की श्वास प्रक्रिया का निरीक्षण किया जाना चाहिए, और ये देखना चाहिए कि 1 मिनट में 15 से 20 सांस वो ले रहा है या नहीं ले रहा। मल मूत्र का विसर्जन, जो रोगी शौचालय नहीं जा सकते उनको शौच करवाना चाहिए। निरंतर रोगी के दांत और जीभ की सफाई करनी चाहिए, और रोगी को सावधानी पूर्वक दवा देनी चाहिए। तो यह है प्राथमिक पुनर्वास के उपचार जो है उसके अंतर्गत की जाने वाली सारी की सारी गतिविधियां।